हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। सबसे पहले आप सभी को लाइव स्टडी चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्यार और आपका समय इसी प्रकार से हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। सबसे पहले आप सभी को लाइव स्टडी चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्यार और आपका समय इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा तो ये परिवार और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी को विधि से संबंधित परीक्षाओं के लिए अधिक से अधिक मटेरियल MCQs के रूप में तथा अन्य माध्यमों में मिलता रहे। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप विद्यार्थियों की खास डिमांड पर लाइव स्टडी चैनल के माध्यम से ला स्टडी की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ला स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में ला स्टडी टाइप करना होगा, जहां कुछ इस तरह बने हुए इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। उसे अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करें। उसके बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। बिहार APO एग्जाम जो कि 7 फरवरी 2021 को होना प्रस्तावित है। बिहार APO एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा काफी कम अमाउंट में 1 लाख सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये टेस्ट सीरीज मात्र 500 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में कुल 3000 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है। IPC के 500 प्रश्न, CRPC के 500 प्रश्न, एविडेंस के 500 प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन के 500 प्रश्न तथा GS के 500 प्रश्न मौजूद हैं। GS एवं GK के मिलकर के यहाँ 500 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न हैं एवं 10 टेस्ट एक सब्जेक्ट पर यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 5 लॉ टेस्ट सीरीज अलग से आपको दी गई है, जिसमें एक टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न है। इस तरह से 500 प्रश्न ये और शेष 2500 प्रश्न आपके ऊपर। इस तरह से कुल 3000 प्रश्नों को आप मात्र 500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। बिहार APO के एग्जाम के लिए ये खास ऑफर आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। हमारी इस एप्लीकेशन पर मात्र 1 रुपए प्रतिदिन की दर से आप पूरे वर्ष के लिए एक 10 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम लॉ MCQ की रेगुलर टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में प्रतिदिन IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, TPX, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार, शनिवार इस तरह से 6 दिन ये टेस्ट चलते हैं। किसी एक विषय पर एक दिन में 10 प्रश्न दिए जाते हैं। ये श्रृंखला इसी तरह प्रति सप्ताह चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, आप इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि बिहार APO एग्जाम के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। सबसे पहले आप सभी को लाइव स्टडी चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्यार और आपका समय इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा तो ये परिवार और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी को विधि से संबंधित परीक्षाओं के लिए अधिक से अधिक मटेरियल MCQs के रूप में तथा अन्य माध्यमों में मिलता रहे। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप विद्यार्थियों की खास डिमांड पर लाइव स्टडी चैनल के माध्यम से ला स्टडी की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ला स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में ला स्टडी टाइप करना होगा, जहां कुछ इस तरह बने हुए इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। उसे अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करें। उसके बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। बिहार APO एग्जाम जो कि 7 फरवरी 2021 को होना प्रस्तावित है। बिहार APO एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा काफी कम अमाउंट में 1 लाख सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये टेस्ट सीरीज मात्र 500 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में कुल 3000 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है।
आईपीसी के 500 प्रश्न, सीआरपीसी के 500 प्रश्न, एविडेंस के 500 प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन के 500 प्रश्न तथा जीएस के 500 प्रश्न मौजूद हैं। जीएस एवं जीके के मिलकर के यहाँ 500 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न हैं एवं हुए इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, उसे अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करें। उसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। बिहार एपीओ एग्जाम जो कि 7 फरवरी 2021 को होना प्रस्तावित है। बिहार एपीओ एग्जाम्स के लिए हमारे द्वारा काफी कम अमाउंट में 1 लाख सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये टेस्ट सीरीज मात्र 500 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में कुल 3000 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है। आईपीसी के 500 प्रश्न, सीआरपीसी के 500 प्रश्न, एविडेंस के 500 प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन के 500 प्रश्न तथा जीएस के 500 प्रश्न मौजूद हैं। जीएस एवं जीके के मिलकर के यहाँ 500 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न हैं एवं 10 टेस्ट एक सब्जेक्ट पर यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 5 लॉ टेस्ट सीरीज अलग से आपको दी गई है, जिसमें एक टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न है। इस तरह से 500 प्रश्न ये और शेष 2500 प्रश्न आपके ऊपर। इस तरह से कुल 3000 प्रश्नों को आप मात्र 500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। बिहार एपीओ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज सभी का आपके इस लॉ स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का वो है महत्वपूर्ण बात एवं नवीनतम बात। ठीक है, यानी हम कुछ केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी मित्र इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें, और जो मित्र अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं वो सभी ऑनलाइन आ जाइए, जो डेली हमारी क्लासेस को अटेंड करते हैं। आज की इस क्लास का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। हम आपको इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, केसेस आपके बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे। जो भी मित्र इस क्लास को से जुड़ गए हैं चलिए वो जुड़े रहिएगा, और जब क्लास कंप्लीट हो जाए तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बताना है कि इन जितने आपको प्रश्न कराए गए हैं उनमें से कितने आंसर आपके सही रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहेगा हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास सायरा बानो बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है आप सभी के पास नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है आप सभी के पास डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है आप सभी के पास शबनम हाशमी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन हम आपको एक बार रिपीट और करते हैं। जो मित्र ने नहीं सुना आंसर क्वेश्चन, उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सायरा बानो बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है शबनम हाशमी बनाम भारत संघ। आप सभी अपना आंसर दीजिए। अनुज सेठ का आंसर आ गया है। निशा प्रीक का भी आंसर आया है। चलिए, जो भी मित्र इस क्लास से जुड़े हैं आप सभी अपने आंसर दीजिए, है ना। अभी केवल 2 मित्रों के आंसर आए हैं।
चलिए, जिनका आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप दोनों ने सही आंसर दिया। निशा प्रतीक और अनुज सेठ। जो केस संबंधित है वो सायरा बानो बनाम भारत संघ से संबंधित ही उच्चतम न्यायालय ने विधि के संवैधानिक वैधता पर विचार किया है। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर ए दिया उनका आंसर ए बिल्कुल सही है। शर्मा रावत, गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग। चलिए, आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास शासन की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी है आप सभी के पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी शासन की जो राष्ट्रपति प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी है इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या नहीं है, उसको आपको बताना है। चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर है यानी कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है, तो शासन की जो राष्ट्रपति प्रणाली वो संविधान का मूल ढांचा नहीं है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी केवल ऑप्शन सी को छोड़कर सभी, ऑप्शन बी को छोड़कर सभी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शासन की संघीय व्यवस्था भी संविधान का मूल ढांचा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मूल ढांचा है और केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी मूल ढांचा है। इसलिए जिन्होंने आंसर बी दिया उनका आंसर भी सही है। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अतुल दुबे, आपने बी दिया था, सही था आपका आंसर। निशा प्रतीक, आपने गलत आंसर दिया था, जो आंसर सही है वो बी है, यानी शासन की जो राष्ट्रपति प्रणाली है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो संसदीय शासन प्रणाली है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। इसलिए थोड़ा आप विचार करिएगा अपने आंसर पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों के बीच, जो भी विधि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जिसका एमसीक्यू करा रहे हैं हम, महत्वपूर्ण केसेस आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो जो भी मित्र विधि से संबंधित तैयारी कर रहे हैं आपके, उनको शेयर करते रहिए वीडियो। ठीक है, और जो मित्र ऑनलाइन नहीं आते और जो हमारी डेली क्लासेस से जुड़ते हैं वो भी ऑनलाइन आ जाइए। चलिए, तो प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास KR लक्ष्मण बनाम राज्य मामले में। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास चरण लाल साहू बनाम भारत संघ मामले में। ऑप्शन नंबर सी है आप सभी के पास रेवती बनाम भारत संघ मामले में। ऑप्शन नंबर डी है KA अब्बास बनाम भारत संघ मामले में। यानी क्वेश्चन हम आपको रिपीट एक बार और कर देते हैं। क्वेश्चन है आप सभी से,
भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ऑप्शन ए है आप सभी के पास, ए ऑप्शन है KR लक्ष्मण बनाम राज्य मामले में। ऑप्शन नंबर बी है चरण लाल साहू बनाम भारत संघ मामले में। ऑप्शन नंबर सी है रेवती बनाम भारत संघ मामले में। ऑप्शन नंबर डी है KA अब्बास बनाम भारत संघ मामले में। आप सभी अपने आंसर दीजिए कमेंट में। जो भी मित्र इस यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी से पहली बार जुड़े हुए हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुज सेठ आपने आंसर दिया है बी। अभी केवल अनुज सेठ का आंसर आया है बी। ऋषभ आपने डी आंसर दिया है। अजय त्यागी का भी आंसर आ गया है। चलिए, तो जिन्होंने भी अपना आंसर दिया बी बिल्कुल सही है। जो चरण लाल साहू बनाम भारत संघ 1989 यानी 89 का जो मामला है, उसने भोपाल गैस रिसाव अधिनियम 1985 को चुनौती दी थी। तो वेरी गुड, आप सभी ने भी आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल दुबे, आंसर ए सही नहीं है, आंसर बी सही है। चरण लाल बनाम भारत संघ 1989 का जो मामला है उसने चुनौती दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद बियरर वार्ड वाद के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास DS नकारा बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है RK गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य राज्य। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर बालकृष्ण बाड़िया। ऑप्शन नंबर डी है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाद बियरर वार्ड वाद के रूप में प्रसिद्ध है, यानी बियरर बॉन्ड किसे कहा जाता है। एक बार लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं आप सभी को। बियरर बॉन्ड का जो मामला है ये किस नाम से प्रसिद्ध है आपको बताना और किससे संबंधित है। अनुज सेठ आपने डी आंसर दिया है। ठीक है, केवल अभी अनुज सेठ ने आंसर दिया है। जो भी विधि से इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अपने आंसर दीजिए और अपनी तैयारी का एनालिसिस कीजिए। हम यहाँ पर केवल आपके साथ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए हम MCQ लाए हैं, जिससे आप क्वेश्चन को समझें और समझकर आप उसके आंसर दे सकें। ठीक है, अच्छा, अजय त्यागी ने भी अपना आंसर दिया है। तो निशा ने आंसर डी दिया है। देखिए, जिन्होंने भी आंसर दिया सही, RK मार्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ जो मामला है 1981 का,
उसका संबंध बियरर बॉन्ड से है। तो जिन्होंने अपना आंसर बी दिया है उनका आंसर सही है। वेरी गुड आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी राजकुमार, आपने सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाद हथकड़ी के नाम से प्रचलित है, यानी हैंड कफिंग किसे कहा जाता है। हम आपको लिखते हैं, हैंड कफिंग किसे कहा जाता है। हैंड कफिंग केस, ऑप्शन हम आपको बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए है वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी है रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। आपको एक आंसर देना है, तो आप सभी सेलेक्ट कीजिए अपना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही है। और यदि किसी मित्र को प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो हम प्रश्न एक बार रिपीट और कर दे सकते हैं और ऑप्शन भी रिपीट कर देंगे, है ना। बता दीजिए कमेंट में। हाँ अनुज सेठ, फिर से चलिए, निम्न में से कौन सा बाद हथकड़ी बाद के नाम से प्रचलित है, यानी हैंड कफिंग केस के नाम से कौन सा केस प्रचलित है, किसको कहा जाता है हैंड कफिंग केस। ऑप्शन नंबर ए है वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी है रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। चलिए अब प्रश्न आपने सुना, ऑप्शन भी सुना, अब आप अपना आंसर दीजिए। हुसैन आरा खातून आपने आंसर दिया है। अनुज अजय त्यागी ने बी आंसर दिया है। और देखिए वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जो भी आपके मित्र विधि से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। अनुज सेठ ने सी आंसर दिया है। अजय त्यागी ने बी आंसर दिया है। चलिए देखिए जो आंसर है वो बी आंसर सही है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन जो 1980 का केस है, ठीक है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी अभियुक्त को बिना युक्त कारण के हथकड़ी अमान व्यवहार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ जल जो मूल अधिकार बताया और उसको भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। चलिए फिर गलत होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ यहाँ पर एनालिसिस करने ही आए, आप क्वेश्चन को किस तरह समझते हो। तो यदि आप किसी प्रश्न का गलत आंसर देते हैं तो इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब ही होता है अपने तैयारी का एनालिसिस करना कि हमारी कहाँ पर हमारी वीकनेस है, ठीक है। तो यदि गलत आंसर किसी का आ रहा है तो इसमें कोई यानी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कोई प्रश्न सही तो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा वाटर जो केस है, गंगा वाटर केस कि निम्न में से कौन सा बात गंगा वाटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है डीपी जोशी बनाम एमबी राज। ऑप्शन नंबर डी है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन हम आपको एक बार रिपीट और कर देते हैं और ऑप्शन भी रिपीट करते हैं। गंगा वाटर केस किससे संबंधित है या किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है डीपी जोशी बनाम एमबी राज। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए अब आप सभी अपना आंसर दीजिए। शुभम कमल आपने आंसर दिया है, निशा प्रतीक आपने भी आंसर दिया है, शुभम अजय त्यागी आपने भी आंसर दिया है, अनुज सेठ आपने भी आंसर दिया है, महावीर जायसवाल आपने भी आंसर दिया है। आइए देखते हैं अब कौन सा आंसर सही है। चलिए तो निशा प्रतीक, महेश, महावीर जायसवाल आप सभी ने आंसर दिए हैं। तो जिन्होंने आंसर भी यानी एमसी मेहता जिनका आंसर है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि नदियों को प्रदूषण मुक्ति से बचाने के लिए ना उसके लिए जो सुविधाएं उसका प्रबंध करना राज्यों का कर्तव्य है। जिससे हाल ही में दिल्ली और हरियाणा से भी जो स्वच्छ जल पीने का अधिकार वो इसी से संबंधित है। तो जो केस है वो एमसी मेहता से संबंधित है, जिन्होंने आंसर भी दिया सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है कस्टोडियल डेथ होती है यानी हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं, यानी निम्न में से कौन सा बात यानी केस है जो हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर बी है आप सभी के पास डी के बसु बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। ऑप्शन नंबर सी है शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन हम एक बार रिपीट और करते हैं। निम्न में से कौन सा बात हिरासत में मृत्यु यानी कस्टोडियल डेथ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर बी है डी के बसु बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। ऑप्शन नंबर सी है शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आप सभी अपना आंसर दीजिए। महावीर जायसवाल आपका आंसर आ गया है, शुभम कमल आपका आंसर आ गया है, अजय त्यागी आपका आंसर आ गया है, अशोक कुमार सर नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और आप लेट हो गए आज की क्लास में। अशोक कुमार ने भी आंसर दे दिया है डी। आइए अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है इस प्रश्न का। निशा आप जोगिंदर कुमार बीएस स्टेट बता रहे हो उत्तर प्रदेश राज्य। अशोक कुमार का भी डी आ रहा है।
चलिए देखते हैं, आंसर जो है वो सी है। हिरासत में मृत्यु यानी कस्टोडियल डेथ से कौन सा केस संबंधित नहीं है? तो जो शीला बार से बना महाराष्ट्र केस है 1989 का 1989, ये हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है, और अन्य सभी केस हिरासत में मृत्यु से संबंधित हैं। जो केस शीला बार से बना महाराष्ट्र जो केस है वो सूचना के अधिकार से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार से। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर सी दिया है उनका आंसर सही है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद यानी केस अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान का नहीं है? कंपनसेशन ऑन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। चलिए ऑप्शन है आपके पास रुदुल साहेब बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास रुदुल साहेब बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी है आप सभी के पास भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। ऑप्शन नंबर सी है चिरंजीत कौर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है बुद्धदेव करमास्कर बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। यानी कौन सा आर्टिकल जो बाद है वो अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से संबंधित नहीं है, यानी क्षतिपूर्ति भुगतान से का उसके यानी ऑन वॉलेशन ऑफ द कंपनसेशन ऑफ आर्टिकल 21 से संबंधित नहीं है। आपको बताना है उसका आंसर। अतुल दुबे ने बी आंसर दिया है। अजय त्यागी ने डी आंसर दिया है। शुभम कमल ने सी आंसर दिया है। अतुल दुबे आपका बी आंसर है। महावीर जायसवाल आपने भी बी आंसर दिया है। चलिए अनुज सेठ ने बी आंसर दिया है। निशा का आंसर डी है। तो निशा आपका आंसर सही है। सभी जो केस हैं बाद है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति से संबंधित बात है, चाहे वो रुदल साहब बनाम बिहार राज्य हो या भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य हो, चिरंजीत कौर बनाम भारत संघ हो। लेकिन जो बुद्धदेव करमास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2007 का केस है, इसका संबंध नहीं है आर्टिकल 21 के क्षतिपूर्ति भुगतान से। तो जिन्होंने आंसर डी दिया सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जो बात है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आपराधिक हमले से। ऑप्शन नंबर बी है महिला उत्पीड़न से। ऑप्शन नंबर सी है कार्यस्थल पर यौन शोषण से। ऑप्शन नंबर डी है बलात्कार से। यानी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का जो वाद है वो किससे संबंधित है? आप सभी को आंसर देना है। और जो भी मित्र इस विधि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आपके, उन सबके बीच इस वीडियो को शेयर करते रहें। और जो मित्र इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको हमारे इस वीडियो का नोटिफिकेशन क्लास से पहले मिल सके। क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से विधि से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सबकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी आपको। राहुल माली आपका आंसर आ गया, अशोक कुमार का भी आंसर आ गया।
प्रज्ञा सिंह का आंसर आ गया, शुभम कमल का आंसर आ गया, रिया सेवहरे का आंसर आ गया। आइए अब देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। महावीर जायसवाल का आंसर सी है। देखिए जिन्होंने अपना आंसर सी दिया बिल्कुल सही है। विशाखा बनाम जो राजस्थान राज्य जो 1986 का जो वाद है उसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए जिनका आंसर सी रहा उनका आंसर सही है। ठीक है, याद रखना विशाखा बनाम राजस्थान जो राज्य है उसका जो संबंध है वो कार्यस्थल पर यौन शोषण से है। तो आप सभी का जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोक कुमार सर जी क्वेश्चन लिखिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूं, यदि आपको समझ में नहीं आया प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं हमसे, सर रिपीट कर दीजिए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन है नेक्स्ट आप सभी से, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नलिखित में से किस बात में निर्णित किया गया यानी निर्णय दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास, चलिए अशोक कुमार आपका प्रश्न सर समझ में नहीं आता, मैं पूरा प्रयास करता हूं आपको समझाने का, मैं क्वेश्चन को रिपीट भी करूंगा और आपको एक एक ऑप्शन बहुत सरलता से बताता चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नांकित बाद में निर्णित किया गया, किस बाद में ऐसा निर्णय दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में। ऑप्शन नंबर बी है PUCL बनाम भारत संघ में। ऑप्शन नंबर सी है जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। चलिए क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं, आराम से सुनिएगा ध्यान से। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, किस बाद में ऐसा निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है PUCL बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अब अभी भी प्रश्न आपको यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अशोक कुमार बताइए आप। प्रज्ञा सिंह आपका आंसर आ गया, शुभम कमल आपका आंसर आ गया, महावीर जायसवाल का भी आंसर आ गया, रिया सेवहरे आपका भी आंसर आ गया, अजय त्यागी आपका भी आंसर आ गया, राजवीर सिंह आपने भी आंसर दिया, निशा आपका भी आंसर आ गया, अनुज सेठ आपने भी आंसर दिया है। चलिए और जो भी मित्र देख रहे हैं वो सभी इस प्रश्न का आंसर देते रहिए, जो भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। राहुल माली आपका भी आंसर आ गया। चलिए देखिए जिनका आंसर ए रहा बिल्कुल सही है, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया कि सार्वजनिक कार्यस्थल पर यदि आप धूम्रपान करते हो तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो जिन्होंने आंसर ए दिया वेरी गुड आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई डिड नॉट हियर बिकॉज आई जॉइंड इट नाउ।
क्वेश्चन था कि सार्वजनिक स्थल पर जो धूम्रपान है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, ऐसा किस केस में निर्णय दिया गया था? तो हमने आपको ऑप्शन भी दिए थे 4, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी था यूसीएल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी था जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो इसका जो आंसर सही है वो ए था। अपर्णा, थोड़ा आप लेट ज्वाइन हुए, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी कौन सा केस हेबियस कॉर्पस के नाम से प्रचलित है, पॉपुलर है? ऑप्शन नंबर ए है नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी है एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ। क्वेश्चन हम आपको एक बार और रिपीट करते हैं, जिन मित्रों को समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रश्न दोबारा से रिपीट करेंगे और ऑप्शन भी सुगमता से आपको समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस से के नाम से प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए था नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी है एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा और ऑप्शन भी आपने समझे होंगे। अब आप सभी अपने आंसर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों के बीच। प्रज्ञा सिंह का आंसर आ गया है, निशा प्रतीक आपने भी आंसर दिया है, अपर्णा आपका भी आंसर आ गया, शुभम कमल आपका भी आंसर आ गया, महावीर जायसवाल आपने भी आंसर दिया है, अजय त्यागी आपने भी आंसर दिया है, अशोक कुमार आपका आंसर नहीं आया अभी, चलिए अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है इस प्रश्न का। देखिए जिन्होंने आंसर सी दिया बिल्कुल सही है, एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला जो 1976 का केस है, वो उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह निर्णय दिया था कि यदि आपातकाल परिवर्तन में तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रेट का परिवर्तन है वो नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर सी दिया सही है आप सभी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए निर्देश किस बाद में जारी किए गए? यानी आपको बताना है कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसका जो निर्देश इंस्ट्रक्शन है वो किस बाद में जारी किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है प्रगति वर्गीस बनाम साइरल जज बगीट्स, ऑप्शन नंबर बी है सरला मुदगुल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी है डेनियल लथीफी बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी है जोहन बेला मेटिन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन हम आपको एक बार रिपीट और कर देते हैं और ऑप्शन भी रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस बाद में जारी किए गए? ऑप्शन नंबर ए प्रगति वर्गीस, बी सेरिल जॉर्ज वर्गीस, ऑप्शन नंबर बी है सरला मुदगुल बनाम भारत संघ,
ऑप्शन नंबर सी है डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है जोहन बेलामेटेन बनाम भारत संघ। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ऑप्शन भी समझ में आए होंगे। अब आप सभी अपने आंसर दीजिए। चलिए आप सभी के आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा सही है। देखिए तो इसका आंसर है वो बी सही है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ है, जो 1995 यानी 1995 का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कानून बनाए। अब आप सभी से हमारा प्रश्न है कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अब आप सभी अपना आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, इसका जो संबंध है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए आप सभी ने आंसर दिया है। देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो संबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 जो अनुच्छेद है 44वां संविधान का, उसका संबंध यूनिफॉर्म सिविल कोड से है, जिसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। हम सभी जानते हैं संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, वहीं पर इसका वर्णन किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। आप सभी ने आंसर दिया था इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं, अभी हमने आपको बताया डीपीएसपी का संबंध यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का संबंध अभी हमने आपको बताया भाग 4 से है, और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। अब आपको बताना है कि किस केस में ऐसा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, इनका एक ही उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा। ऑप्शन नंबर सी है विजय कॉटन मिल्स बनाम अजमेर राज्य। ऑप्शन नंबर डी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आप सभी अपना आंसर दीजिए। चलिए आप सभी के आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या सही है। तो देखिए जिन मित्रों ने अपना आंसर डी दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का जो केस है, इसी में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी है उनका एक ही उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस है सबसे बहुत महत्वपूर्ण केस है। तो इस केस के बारे में आपको स्पष्ट यानी कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जिनका आंसर डी रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। हमारी जो प्रेम्बल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो भारतीय संविधान का
अंग है, ऐसा किस केस में निर्धारित किया गया, यानी किस बाद में ऐसा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 1978। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। ऑप्शन नंबर सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर डी है आप सभी के पास विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मित्रों मैं आपके लिए एक बार और रिपीट करता हूं प्रश्न को। प्रश्न है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, ऐसा किस बाद में निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए है आप सभी के पास मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। ऑप्शन नंबर सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर डी है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। चलिए आप मित्रों आप सभी अपना आंसर दीजिए। उम्मीद है आप सभी का आंसर सही आएगा। चलिए तो आप सभी ने आंसर दिया है प्रश्न का, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का जो केस है, अभी भी इसी तरह का प्रश्न था। तो यानी आपको ध्यान रखना कि आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है इसके बारे में आपको स्पष्ट एक भूमिका तैयार होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस केस से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या आपकी विधि से संबंधित यानी किसी भी सिविल जज यानी सीजे का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप इस केस के बारे में स्पष्ट जानकारी रखिए, और जिन्होंने आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान, क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा आप सभी। भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्मों, समुदाय, भौगोलिक विविधताओं, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के संगम एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है। यह अनेकता में एकता का संदेश है। उपरोक्त वाक्यांश उच्चतम न्यायालय के निम्न में से किस केस में निर्णय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है संजीव भटनागर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर सी है सुशांता टैगोर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है अरुणा रॉय बनाम भारत संघ। क्वेश्चन हम आपको एक बार रिपीट और कर देते हैं जिन मित्रों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्मों, समुदायों तथा भौगोलिक विविधताओं के संगम एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है। यह अनेकता में एकता का संदेश है। ऐसा जो निर्णय है वो किस केस में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे बात कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास संजीव भटनागर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर सी है आप सभी के पास सुशांता टैगोर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है अरुणा रॉय बनाम भारत संघ। चलिए मित्रों आप सभी अपना आंसर दीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ऑप्शन भी समझ में आए होंगे। चलिए देखिए आप सभी के आंसर आ रहे हैं। जिन मित्रों ने अपना आंसर ए दिया यानी संजीव भटनागर बनाम भारत संघ जो 13 मई 2005 का मामला है, ठीक है, इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत का जो
राष्ट्रगान व अनेक जाति, धर्मों, समुदायों तथा भौगोलिक विविधताओं के संगम एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है और यह अनेकता में एकता का संदेश है। तो जिन मित्रों ने आंसर ए दिया आप सभी का सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी प्रश्न अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, तो आप सभी एनालिसिस कर रहे होंगे अपना कि कितने प्रश्नों का आप सही आंसर दे पाए हो। चलिए प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यानी किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निश्चित किया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास एसपी मित्तल बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी प्रबंध समिति बनाम चिंतामणि कुठिया। ऑप्शन नंबर सी है अरुणा रॉय बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन मित्रों मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से प्रश्न को सुनिए और आप सभी को ऑप्शन भी ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निश्चित किया है कि पंथ निरपेक्षता जो संविधान का आधारभूत ढांचा है? ऐसा किस बात केस में संविधान यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एसपी मित्तल बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है श्री जगन्नाथपुरी प्रबंध समिति बनाम चिंतामणि कुठिया। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अरुणा रॉय बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मित्रों अब आप सभी अपने प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। आप सभी आंसर दे रहे हो आप ने। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या था। देखिए प्रस्तावना को संविधान का जो भाग माना वो केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है, लेकिन जो एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 का केस है, इसमें ही पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा कहा गया था। ठीक है, तो जबकि अरुणा रॉय बनाम भारत संघ जो 2002 का मामला है, इसमें पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक जो पॉजिटिव अर्थ है वो बताया गया था कि जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना और उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। तो ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई आंसर सही नहीं था। जिन्होंने डी आंसर दिया मित्रों उनका आंसर बिल्कुल डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में अधिवास के बिंदु से संबंधित है? यानी डोमिसाइल, अधिवास का मीन्स होता है डोमिसाइल। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एसोसिएटेड विथ द इशू ऑफ डोमिसाइल इन द स्टेट कंसर्न फॉर गेटिंग इलेक्टेड द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स? ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के पास रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी है आप सभी के पास कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी है आप सभी के पास एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी है सतवंत सिंह व असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार रिपीट और करता हूं। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा वाद राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में अधिवास के बिंदु से संबंधित, अधिवास का मीन्स है डोमिसाइल,
हम आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एसोसिएटेड विथ द इशू ऑफ डोमिसाइल इन द स्टेट कंसर्न फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब आप सभी अपना आंसर दीजिए। आप सभी के आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, जिन मित्रों का आंसर बी रहा बिल्कुल सही है। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय ने कहा कि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में अधिवास के बिंदु होना चाहिए। तो जिनका आंसर बी रहा उनका आंसर सही है। वेरी गुड आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से, निम्नलिखित में से किस बात में प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकार अनुमन्य किया गया था। इसको हम इंग्लिश में भी आपको रिपीट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंपेंसेशन वॉज फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड फॉर वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो मित्र इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल, यानी इंग्लिश में आपको भी हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो इंग्लिश में आप इस शब्द को, जैसे अनुमन्य शब्द को आप इंग्लिश में बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ना कि हिंदी में। जैसे अवमानन का मीन्स होता है वॉयलेशन, उल्लंघन, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बेटर तरीके से समझ सकते हो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंपनसेशन वॉज फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड फॉर वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में हम आपको रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस बात में प्रथम बार मूल अधिकार के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमन्य किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के पास सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी है रुदल साय बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी है धर्म सिंह बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ऑप्शन भी समझ में आए होंगे। अब आप सभी अपने प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए आप सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो जिनका आंसर भी रहा यानी रुदल साहब बनाम बिहार राज्य, जिन्होंने आंसर दिया है उनका सही। जो 1981 का मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों का इसमें उल्लंघन हुआ था, इसलिए जो कैदी था इसमें रुदल साय को, उसके लिए बिहार सरकार को उसको 35,000 रुपये प्रति कर के रूप में देने का निर्देश दिया था। इसलिए जिनका आंसर बी रहा उनका आंसर भी सही है। वेरी गुड आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन से मामले का ट्रायल कोर्ट द्वारा संपूर्ण विचारण भारत में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। इस प्रश्न को हम आपको इंग्लिश में भी रिपीट करते हैं। इन विच ऑफ द केसेस वेयर हुल हियरिंग वॉज कंडक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के पास अब्दुल करीम मुल्ला 2006। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अब्दुल करीम तेलंगी 2006। ऑप्शन नंबर सी है ओडबीओ क्यूचित्री 2006। ऑप्शन नंबर डी है आप सभी के पास टेलीफोन टैपिंग बाद 2006। अब आप सभी अपना आंसर दीजिए।
आप सभी के आंसर आ रहे हैं। जिनका आंसर बी आया बिल्कुल सही है, जिन मित्रों ने आंसर बी दिया बिल्कुल सही है। अब्दुल करीम तेलगी का जो पहला ऐसा मामला था जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से संचालित किया गया था, तो जिनका आंसर बी है सही है आप सभी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किस बाद में किया गया था आपको बताना है। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड इन, ऑप्शन नंबर ए आपके पास इंदिरा नेहरू, गांधी व राजनारायण में। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के पास मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्वेश्चन अब आपने सुना, ऑप्शन भी सुने, अब आप अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सभी के आंसर आ रहे हैं। तो देखिए जिन मित्रों ने सी आंसर दिया है, सी आंसर सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत 368 के अंतर्गत संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो जिनका आंसर सी रहा उनका आंसर सी सही है। देखिए मित्रों, आज की इस क्लास में लगभग हमने काफ़ी 20+ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको एनालिसिस करना है कि आपके कितने प्रश्न सही रहे आज की क्लास में और कितने गलत रहे। इसी तरह हम आपके लिए कल भी इसी तरह के नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें। जो भी मित्र इस क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं इस लॉ स्टडी प्लेटफॉर्म पर, वो इस वीडियो को लाइक करें अभी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप आगे की क्लास देख सकें। और आप जो भी मित्र पहली बार जुड़े हैं उनको ये भी सूचना दी जाए कि हमारे इस चैनल पर आपको विधि से संबंधित समस्त राज्यों की परीक्षाएं कराई जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ठीक है, या मध्य प्रदेश हो। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन भी बना हुआ है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसका वीडियो भी बन चुका है, आप देख सकते हो, यूट्यूब पर बना दिया गया इसका वीडियो, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। और आपके लिए वहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिसको परचेज कर, जिसके आप क्वेश्चन वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं, जिनका आप उन एमसीक्यू को लगाकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। सबसे पहले आप सभी को लाइव स्टडी चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका प्यार और आपका समय इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा तो ये परिवार और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी को विधि से संबंधित परीक्षाओं के लिए अधिक से अधिक मटेरियल एमसीक्यूज के रूप में तथा अन्य माध्यमों में मिलता रहे। इसी प्रकार